नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है दैट इज नोन एज बेटा न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की जहाँ तक बात है, ये जो आपके पास चैप्टर है बेटा, दिस चैप्टर इज बेसिकली न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। हमारे पास एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम फाइंड करते हैं रूट्स को, राइट। अब इस पूरे चैप्टर में हमारे पास जो हम करेंगे वो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रूट्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे, राइट। अब रूट्स किसे कहते हैं? देखो बेटा एक चीज़ याद रखना, रूट्स कहते हैं अगर मेरे पास एक ग्राफ है, लेट्स से फॉर एग्जांपल सिंपल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मेरे पास ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सिंपल सा ग्राफ है, तो हम ये कहते हैं कि रूट्स वो वैल्यूज़ होंगी जहाँ पे ये वाला जो ग्राफ है वो आके मेरी एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो ये वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास क्या होती है, ये हमारी रूट्स कहलाती है, राइट। अब अगर आपको याद हो तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता था वो आपके पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी होती थी, वो उससे भी निकल आता था। फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी होता था, उससे भी ये वैल्यूज निकल आती थी। लेकिन पॉइंट ये है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दे कैन बी अप्लाई ओनली ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर तो हमारे पास मेथड अवेलेबल है, लेकिन पॉइंट ये आता है कि क्या हमारे पास सारी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ही होती हैं? तो ऐसा तो नहीं है, हमारे पास और भी बहुत सारी टाइप्स की इक्वेशंस होती हैं। तो अगर वो वाली टाइप्स की इक्वेशंस है और उसमें मुझे रूट फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा? तो अब आपके ज़हन में एक और आ रहा होगा कि सर हमने एक मेथड लॉन्ग टर्म डिवीजन का भी पढ़ा है, तो आपका वो वाला पॉइंट भी ठीक है। अब लॉन्ग टर्म डिवीजन में भी हम आपको एक फैक्टर बता देते थे, आप उसको डिवाइड करते थे लॉन्ग टर्म डिवीजन लगा के, पॉलिनॉमियल्स को सॉल्व करते थे, ऊपर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती थी, उसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते थे, आपके पास रूट निकल आते थे। बिल्कुल जस्टिफाइड थॉट है आपकी, बिल्कुल आपके पास वहाँ से रूट निकल आते थे। तो चलो ठीक है, हमने ये कह दिया कि जी पॉलिनॉमियल्स में एक्स टू पावर 3 एक्स टू पावर 4 वाला भी सॉल्व हो गया, चलो ठीक है, लॉन्ग टर्म डिवीजन भी हमें दे देते हैं। फिर क्वेश्चन वहीं पे आता है कि क्या मेरे पास इक्वेशन खाली क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ही है? क्या मेरे पास वो इक्वेशंस नहीं हो सकती जिसके अंदर अलजबरा और लॉग मर्ज करके बन रहा है? क्या मेरे पास कोई ऐसी इक्वेशन नहीं हो सकती जिसके अंदर साइन भी आ रहा है और अलजबरा भी आ रहा है? तो अगर उस तरह की कोई इक्वेशन है और उस इक्वेशन में मुझे रूट फाइंड करनी है तो मैं किस तरह से करूंगा? दैट इज बेसिकली वेयर द न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस कम्स अक्रॉस। तो याद रखिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस हमें क्या प्रोवाइड करती है? न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइड करती हैं आपकी इक्वेशन की रूट। रूट किसे कहते हैं? रूट्स की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, रूट्स आपके पास किस पॉइंट्स को कहते हैं? अगर सिंगल ग्राफ है, सिंगल ग्राफ, तो हम रूट कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन at which graph cuts the x-axis, वो आपकी रूट कहलाएगी। अगर दो ग्राफ्स हैं, टू ग्राफ्स, तो रूट्स क्या कहलाएंगी? जहां पे दोनों ग्राफ्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, पॉइंट ऑफ सेक्शन ऑफ टू ग्राफ्स, राइट। अगर मेरे पास एक ग्राफ है तो उसमें रूट कौन सी वाली वैल्यू कहलाएगी? रूट आपके पास वो वैल्यू कहलाएगी जहां पे ग्राफ आके आपकी एक्स एक्सिस को कट करेगा। अगर दो ग्राफ्स मेरे पास गिवन है तो रूट वो वैल्यू कहलाएगी जहां पे दोनों ग्राफ्स आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। तो ये पूरे चैप्टर में बेटा पहली बात तो ये याद रखनी है कि हमारे पास फाइंड, हम पूरे चैप्टर में रूट्स की बात करेंगे और रूट्स ही फाइंड कर रहे होंगे, ठीक होगी बात। अब इधर जो हमारे पास एक मेथड आता है, वो मेथड हमारे पास कहलाता है आइट्रेशन मेथड।
आल्ट्रेशन मेथड मतलब क्या है? देखो बेटा, एक चीज याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये मेरी एक्सेस है, तो जिस पॉइंट पे ग्राफ आके बेटा एक्स एक्सिस को कट करता है ना, जिसको हम लोग रूट कह रहे हैं, आपका जो ग्राफ की इक्वेशन होती है ना, आपका ग्राफ इस तरह से समझे कि आपका जो ग्राफ है वो इस वैल्यू को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? मींस कि ग्राफ की जो वैल्यूज होती है ना, वो इस पॉइंट के करीब आती जाती हैं, आती जाती है, आती जाती है, और एक पॉइंट आता है कि उस वैल्यू को अचीव कर लेती है। इसको हम कहते हैं द वैल्यूज अप्रोचेस टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट, या हम कहते हैं द ग्राफ कन्वर्जेस टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब अल्ट्रेशन मेथड में हमने करना क्या होता है? अल्ट्रेशन मेथड में हम अपनी इक्वेशन में वैल्यूज को प्लेस करते हैं, वैल्यूज प्लेस्ड इन इक्वेशन, और जो आंसर आता है उसको उठा के वापस इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं। राइट? आप वैल्यू को प्लेस करोगे इक्वेशन में, आपको आंसर मिलेगा। आंसर को उठा के वापस इक्वेशन में प्लेस करोगे, आपको फिर से आंसर मिलेगा। फिर उठा के उस आंसर को प्लेस करोगे इक्वेशन में, दोबारा से आंसर मिलेगा। हम ये तब तक करते जाते हैं जब तक हमारे पास वैल्यू स्टार्ट्स टू रिपीटेड, वैल्यू स्टार्ट्स टू रिपीट। एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमारी वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाती है, मींस कांस्टेंट होना शुरू हो जाती है, एक ही वैल्यू बार बार आना शुरू हो जाती है। तो जब वैल्यू स्टार्ट्स टू रिपीट हो जाए, मींस आपकी वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो जाए, तो हम कहते हैं कि वो जो वैल्यू रिपीट हो रही है वो एक्चुअली में आपकी क्या है? वो आपकी रूट वैल्यू है, जो कि आपके ग्राफ की रूट है, जहां पे ग्राफ ने आके एक्स एक्सिस को कट करना है। तो अल्ट्रेशन मेथड है बहुत आसान ही, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को उठाना है, इक्वेशन में प्लेस करना है, आंसर आएगा उसको उठा के दोबारा प्लेस कर देंगे, आंसर आएगा उसको उठा के दोबारा प्लेस कर देंगे। तब तक करते जाएंगे जब तक वैल्यूज अपने आप को रिपीट ना कर लें। जब वैल्यूज रिपीट कर जाएंगी तो वो हमारा स्टॉपिंग पॉइंट होता है, क्योंकि वो आपकी रूट डिटरमिन कर रही होती है, वो आपका आंसर होता है। सबको यहां तक क्लियर है बेटा? ओके। अब गौर से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से हम अंडरस्टैंड करेंगे और फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। पहले क्वेश्चन से हमने सिर्फ अल्ट्रेशन मेथड अभी सीखना है, राइट? पहले हम लोग जरा अल्ट्रेशन मेथड को सीखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। गौर से देखिएगा बेटा, अब अगर आप देखो बेटा, इफ दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू अस, कैलकुलेटर जरा हाथ में पकड़ लें सारे। आप लोगों ने मुझे वैल्यूज भी बताते जाना है, ठीक है? नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू अस, इसमें क्वेश्चन में उसने क्या कहा है? उसने कहा दी सीक्वेंस वैल्यूज गिवन दी आइटरेटिव फॉर्मूला, आइटरेटिव फॉर्मूला कहते हैं। अब ये जो हमारे पास गिवन है ना बेटा, ये हमारा आइटरेटिव फॉर्मूला है, राइट? हमेशा जब भी होगा आइटरेटिव फॉर्मूला, क्वेश्चन में वो आपको दे देगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स ऑफ एन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स ऑफ एन इंटू एक्स ऑफ एन का क्यूब प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स ऑफ एन का क्यूब प्लस 25, राइट? ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम कहते हैं आइटरेटिव फॉर्मूला। ये आपको वो क्वेश्चन में देगा, और जरूरी नहीं है कि ये सेम होगा, ये हर क्वेश्चन का अलग अलग होगा, राइट? अब वो कहना क्या चाह रहा है समझो। पहले वो कहता है कि x ऑफ 1 इक्वल्स टू 3.5 है। ये 3.5 जो उसने वैल्यू दी है, इसका मतलब है, कहते हैं यूज द आइटरेटिव फॉर्मूला टू कैलकुलेट अल्फा करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेस, शो द रिजल्ट ऑफ ईच आइटरेशन टू 6 डेसिमल प्लेस। वो कहना ये चाह रहा है कि भाई ये जो आपके पास इक्वेशन है, इसकी रूट की वैल्यू फाइंड करो। यहाँ पे जो उसने अल्फा का वर्ड यूज किया वो बेसिकली वो रूट के लिए कह रहा है, राइट? आपको वो कह रहा है ये वाली जो इक्वेशन है, इसकी रूट की वैल्यू फाइंड करो,
और उसने कहा है x ऑफ 1 जो है वो आपके पास जो है वो 3.5 है। अब x ऑफ 1 उसने क्या दिया है, x ऑफ 1 वो वैल्यू है जिसके पास कहीं पे हमारी रूट लाई करती है। x ऑफ 1 की जो उसने वैल्यू दी है वो रूट वैल्यू नहीं है, इसके पास पास कहीं पे मेरी रूट की वैल्यू है, राइट। हमें अपनी रूट की वैल्यू फाइंड करके देनी है। सबको क्वेश्चन क्लियर है? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। ओके, अब यहां पे बेटा एक उसने बात कही है कि ईच आइल्ट्रेशन का जो आंसर है वो आपने 6 डेसिमल प्लेस पे देना है और जो फाइनल आंसर है वो 4 डेसिमल प्लेस पे देना है। याद रखिएगा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में आपका ऐसा इतना कोई रोल नहीं होता, आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल रहे होगे, इसलिए याद रखिएगा एग्जामिनर इन चीज़ों पे बड़ा पर्टिनेंट होता है। वो कहता है ये जो डेसिमल प्लेसेस या सिग्निफिकेंट फिगर की इंस्ट्रक्शन है ये बच्चा बड़ी स्ट्रांगली फॉलो करे, और अगर किसी की ये फॉलो ना होगी तो हम नंबर काटेंगे, राइट। अब गौर से देखना आपने करना क्या, बहुत ही सिंपल है बेटा। x ऑफ 1 की वैल्यू इसने हमें दे दिया है, दैट इज इक्वल टू 3.5। हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट ले लेंगे, राइट। जहां जहां पे n है वहां वहां पे बेटा पहले तो 1 प्लेस करो, देखो क्या होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x ऑफ 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया x ऑफ 1 का क्यूब प्लस 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स ऑफ 1 का क्यूब प्लस 25। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे फॉर्मूले में मेरे पास x ऑफ 1 आ रहा है, x ऑफ 1 की वैल्यू उसने हमें ऑलरेडी दे दी हुई है, तो मैं इस वैल्यू को यहाँ पे ज़रा सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा बेटा 3.5 इंटू 3.5 का क्यूब प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.5 का क्यूब प्लस 25। ठीक होगी बात। अब आपने इस पूरे को उठा के अपने कैलकुलेटर में प्लेस कर देना और देखना है वैल्यू क्या आएगी। जल्दी से अपने कैलकुलेटर को उठाएं और इस पूरी इक्वेशन को कैलकुलेटर में टाइप कर लें। मैं भी प्लेस कर रहा हूं, गौर से देखो। स्प्लिट व्यू कर देते हैं क्योंकि कैलकुलेटर तो हमें बहुत जगह पे चाहिए होगा। आप गौर से देखो बेटा, क्या है हमारे पास, ये मैंने डाला फ्रैक्शन 3.5 ब्रैकेट 3.5 का क्यूब प्लस 100 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.5 का क्यूब प्लस 25 ब्रैकेट क्लोज। ये जो मेरे पास वैल्यू आई है, ये मेरी वैल्यू क्या है, फर्स्ट आइल्ट्रेटिव है, ये मेरी आंसर नहीं है, ये मेरी पहली आइल्ट्रेशन आई है। और उसने हमें क्वेश्चन में बताया है कि हर आइल्ट्रेशन का जो आंसर है वो बेटा 4 डेसिमल प्लेस पे देना है। तो 4 डेसिमल प्लेस पे आंसर लिखो, क्या बनेगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 3.6837, राइट। स्ट्रेट अवे उससे कैलकुलेटर से हमने वैल्यू निकाली है। ये पहली आइल्ट्रेशन है। ईच आइल्ट्रेशन आंसर इज टू बी गिवन टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, वो क्वेश्चन में ये चीज बताई है। देखो बेटा, उसने क्वेश्चन में आपको कहा है फाइनल आंसर, सॉरी ईच आइल्ट्रेशन 6 था, माय बैड, ये ले जी 6 कर देते हैं, 0 1 भी लिख दिया। उसने कहा है फाइनल आंसर जो है वो 4 डेसिमल प्लेस पे देना है। बेटा जब आपने पहली आइट्रेशन ही लिखी है ना, तो अपने 4 डेसिमल प्लेस के नीचे ना एक लाइन सी ड्रॉ कर देना, इसको चेक करते जाना है। ये नहीं होगा कि हम बेतहाशा वैल्यूज निकालते जाएंगे, हमारी वैल्यू जहाँ पे रिपीट होगी हम वहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे, राइट। इसलिए जो फाइनल आंसर का उसने कहा है ना, जैसे यहाँ पे कहा है फाइनल आंसर 4 डेसिमल प्लेस, तो उसके 4 डेसिमल प्लेस जो आपके पास नंबर्स होंगे उनके नीचे एक लाइन सी ड्रॉ कर देना, ताकि आपने ये चेक करना है जहां पे 4 डेसिमल प्लेस रिपीट होना शुरू हो गए वहां पे हम स्टॉप कर जाएंगे। सबको यहां तक पॉइंट क्लियर है बेटा? थम्स अप चाहिए मुझे। ओके, मैंने स्टार्ट किया था n इज इक्वल टू 1 से, अब मैं लेता हूं बेटा n इज इक्वल टू 2। इस फॉर्मूले में जरा प्लेस करो, क्या बनेगा, x ऑफ 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे n की जगह पे 2 लिखेंगे तो क्या आएगा, x ऑफ 2 इंटू एक्स ऑफ 2 का क्यूब प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑफ 2 का क्यूब प्लस 25। क्या बन जाएगा बेटा, x ऑफ 2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, इसको प्लेस करो,
कितना आएगा 3.68371 इंटू 3.68371 का क्यूब प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.68371 का क्यूब प्लस 25। ठीक है, अब पूरे कैलकुलेटर में इसको भी टाइप कर दो। अच्छा, कैलकुलेटर में एक दफ़ा जब इक्वेशन टाइप कर दी है ना, तो बार बार उसको मिटाना नहीं है, इसी के उसको रेस करके लिखते जाना। 68371, इधर क्या आएगा 68371, नीचे क्या आएगा 68371। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई बेटा, दैट इज 3.684031। अब अगर हम यहां पे देखें तो पहले जो मेरे पास 4 डेसिमल प्लेस पे आए थे वो 6837 थे, अब क्या आ रहा है 6840। अभी वैल्यूज रिपीट होना शुरू नहीं हुई है, हम एक और वैल्यू निकालेंगे। गौर से देखो, इस आंसर को उठा के दोबारा से प्लेस कर देंगे। क्या बनेगा हमारे पास x ऑफ 4 n इज इक्वल टू 3 प्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे x ऑफ 4 आ जाएगा इक्वल्स टू x ऑफ 3 इंटू एक्स ऑफ 3 का क्यूब प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स ऑफ क्यूब। इस वैल्यू को x ऑफ 3 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल ली हुई है पिछले पार्ट में, आए सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या बनेगा बेटा, सॉरी ठीक है जी, आइए इसको भी कैलकुलेटर में टाइप कर लेते हैं। क्या बनेगा 6844031, ऊपर क्या आएगा 6844031, इधर क्या आएगा 6844031। तो क्या आ गई वैल्यू हमारे पास, दैट इज 3.6844031। राइट, अगर हम यहाँ पे देखें तो मेरी जो 4 डेसिमल प्लेसेस हैं बेटा वो रिपीट हो गई हैं, बल्कि एग्जैक्ट वैल्यू रिपीट हुई है। तो अगर मैं देखूं इससे नेक्स्ट भी मैं करूंगा तो भी वैल्यू रिपीट होगी, तो मैं यहाँ पे बेटा स्टॉप कर जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे कहूँगा मेरी जो रूट है उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, दैट इज 3.6840। दैट्स द फाइनल आंसर फॉर अस। राइट, तो हमने यहाँ पे किया क्या, हमने आंसर को x ऑफ 1 उसने जो वैल्यू दी थी 3.5 दी थी, उसने ये एक वैल्यू दी है जिसके क्लोज क्लोज मेरी रूट पड़ी हुई है। हम आगे क्वेश्चन करेंगे जिसमें वो ये वैल्यू भी नहीं देगा, हम डिसाइड करेंगे। तो हमने इस वैल्यू को प्लेस किया, आंसर निकाला, आंसर को उठा के दोबारा प्लेस किया, तब तक प्लेस किया जब तक वैल्यूज रिपीट ना हो। ये रिपीट होंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास रिपीट ना हो। अगर वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब कि अल्टरनेटिव फॉर्मूला गलत है। राइट, तो वो क्वेश्चन में इस तरह से देता नहीं होता, लेकिन अगर कभी वो देता है, एक दफ़ा उसने दिया था जिसमें उसने कहा था शो दैट दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, तो उसमें सिंपल देखना था, यहाँ पे प्लेस करनी थी, वैल्यूज रिपीट हो ही नहीं रही थी, तो हमने वहाँ पे लिख देना था कि भाई ये अल्टरनेटिव फॉर्मूला गलत है। वो क्वेश्चन हम कर लेंगे। सबको क्लियर है बेटा, जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं।
सबने लिख लिया? ओके, नाउ द पॉइंट इज अल्टरनेटिव मेथड यही है, अल्टरनेटिव फॉर्मूला, अल्टरनेटिव मेथड वो यही है, राइट? उसमें आपने करना यही है कि भाई अपने आंसर को उठाना है, वापस इक्वेशन में प्लेस कर देना है, तब तक प्लेस करते जाना है जब तक वैल्यूज रिपीट ना कर दे। जहां पे रिपीट करते हैं वो आपका आंसर होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें उसने हमें पहली वैल्यू बताई थी कि भाई रूट 3.5 के कहीं करीब करीब है, तो हमने उस वैल्यू को यूज कर लिया। अब हम एक स्टेप और आगे चलते हैं, गौर से देखिएगा बेटा, अभी लिखिए मत प्लीज। अब वो हमें क्या कह रहे हैं, देखो बेटा, हम सीक्वेंस से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले उसने क्या कहा था कि आपके पास x(1) की वैल्यू ये है जिसके पास आपकी रूट लाई करती है। अब वो हमें क्या कह रहा है, कहता है द इक्वेशन x⁻³ माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हैज वन रियल रूट। कहता है शो बाय कैलकुलेशन दैट दिस रूट लाइज बिटवीन 1 and 2, x=1 and 2। पिछले क्वेश्चन में उसने हमें कहा कि भाई 3.5 के करीब करीब कहीं पे रूट है, तो हमने उस वैल्यू को यूज कर लिया। अब वो कह रहा है कि भाई रूट जो है वो 1 और 2 के दरमियान में कहीं पे है। पहले वो ये कह रहा है कि ये शो करके दिखाओ कि आपकी रूट इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में है। तो पहले इसको शो करना कैसे है, गौर से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेटा आपने करना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आपने यहाँ पे करना है कि इस पॉलिनोमियल को पकड़ना है, p ऑफ x इज इक्वल टू x⁻³ माइनस 2x माइनस 2। आपने ये जो दो वैल्यूज हैं जिसके दरमियान में वो कह रहा है शो करो रूट लाई करती है, एक उसने कहा है x=1 है, दूसरी x=2 है। आपने करना क्या बेटा, बारी बारी से ये वैल्यूज को पकड़ना है। 1 को पकड़ा और पूरी इक्वेशन में जहां जहां पे x है वहां वहां पे बेटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, और आंसर निकाल लेना है, राइट? आई जी फाइंड करते हैं, क्या बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस टू विच इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी -3। उसके बाद दूसरी वैल्यू को भी प्लेस करो, एट -4 -2, क्या होगा, 8 -4 -2, दैट इज गोइंग टू बी 2। अब अगर आप यहाँ पे देखो, गौर से देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये नेगेटिव में आई है, ये पॉजिटिव में आई है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ चेंज इन साइन हो रहा है, चेंज इन साइन। बेटा हमेशा याद रखना, जिन दो वैल्यूज के दरमियान में आपका चेंज इन साइन होता है, जैसे आपने 1 प्लेस किया तो -3 आया, 2 प्लेस किया तो +2 आया, वैल्यू को देखने की जरूरत नहीं है, साइंस की बात कर रहे हैं। जिन दो वैल्यूज के दरमियान में चेंज इन साइन होता है हम कहते हैं रूट उन दोनों वैल्यूज के दरमियान में लाया करती है। तो हम यहां पे लिखेंगे चेंज इन साइन, चेंज इन साइन indicates that the root lies between x=1 and x=2। अब इसको समझते हैं ये क्यों ऐसा होता है, क्यों चेंज इन साइन ये बता रहा होता है, इसकी भी एक्सप्लेनेशन समझो, फिर आप लोग लिखिएगा। देखो बेटा, ये मेरे पास एक्सेस थी, ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। अभी मैंने आपको कहा है कि रूट वो वैल्यू होती है जहां पे आके ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, यही बात हुई है ना हमारी। अब गौर से देखो हो क्या रहा है, गौर से सारे फोकस करें इधर। अगर मैं यहां पे देखूं
तो 1 पे मैंने वैल्यू निकाली, ग्राफ ने मुझे 1 पे वैल्यू कितनी दी है बेटा, दैट इज -3, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे कहीं पे होगी, ये लो मार्क कर देते हैं -3। 2 पे मैंने वैल्यू निकाली, ग्राफ ने मुझे, फंक्शन ने जो मुझे वैल्यू दी है दैट इज +2, अप्रॉक्सीमेटली कह देता हूँ मैं यहाँ पे होगी। एग्रीड है। अब होगा क्या, अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूं तो बेटा ये बेसिकली ग्राफ यहां से आ रहा है, और क्योंकि 1 पे उसने -3 दी है, ये ग्राफ यहां से आ रहा है और यहां से आके 2 पे उसने +2 दिया है। तो चेंज इन साइन जब हो रहा होता है, इसका मतलब ये होता है कि इन दो, देखो एक पे 1 पे वो -3 दे रहा है, 2 पे वो प्लस दे रहा है, +2 दे रहा है, या +5 दे देता, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि भाई माइनस से ग्राफ मेरा चलता आ रहा था, माइनस से ग्राफ चलता आ रहा था, चलता आ रहा था, चलता आ रहा था, चलता आ रहा था, इधर दरमियान में उसने कहीं पे कट किया एक्स एक्सिस को, और उसके बाद उसकी वैल्यूज पॉजिटिव हो गई, राइट। तो चेंज इन साइन तभी होता है कि जब आपके पास उन दोनों वैल्यूज के दरमियान में ग्राफ आके एक्स एक्सिस को कट करके निकल जाए। या ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि मेरा ग्राफ ऊपर से चलता हुआ है, पॉजिटिव से चलता हुआ है, और कहीं पे कट करके नेगेटिव हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज आ रही होंगी, इंटरसेक्ट करेगा और फिर नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि एक चीज हमें और भी पता होती है कि जहां पे ग्राफ आके एक्स एक्सिस को कट करता है, यहां पे वाई की वैल्यू 0 हो जाती है। तो भाई पॉजिटिव नेगेटिव से चलता आया उस पॉइंट पे 0 ही, उसके बाद पॉजिटिव हो गई। या ग्राफ यूं भी हो सकता है कि आपके पास पॉजिटिव से चलता हुआ है ग्राफ, इधर आके कट करे और उसके बाद वो अपनी वैल्यूज को नेगेटिव कर ले, राइट। तो चेंज इन साइन इसलिए होता है क्योंकि वो जो पॉइंट होता है वहां पे ग्राफ ने कट करना होता है, तो उससे पहले वैल्यूज नेगेटिव आ रही होंगी, कट करेगा ग्राफ, फिर पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। या फिर ये भी हो सकता है पॉजिटिव चलती भी आ रही होगी, ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, फिर वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। तो इसलिए हमने सिर्फ ये देखना होता है कि अगर हमें दो वैल्यूज गिवन हो और हमें ये देखना हो कि क्या रूट इन दोनों वैल्यूज के दरमियान लाई करती है, तो हमने सिर्फ ये करना है कि अगर उन दोनों वैल्यूज के दरमियान में साइन चेंज होता है तो हम कहेंगे यस द रूट लाइज बिटवीन दोज टू वैल्यूज। सबको ये पॉइंट क्लियर हुआ है बेटा? थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। क्लियर है गर्ल्स आप लोगों को? ओके। अब ये तो हमारे पास हो गया, ठीक है। अब उसने हमें फिर क्या कहा है, उसने कहा है ठीक है, मान लिया आपकी बात कि भाई रूट आपकी इन दोनों वैल्यूज के दरमियान लाई करती है। अब वो कह रहे हैं कि वो रूट की वैल्यू भी निकाल के दो। अब उसने अल्टरनेटिव फॉर्मूला हमें दे दिया है, ये रहा जी आपका अल्टरनेटिव फॉर्मूला, ठीक है। आपने इस अल्टरनेटिव फॉर्मूले को बेटा पकड़ लेना है, इस फॉर्मूले को पकड़ा और इस पे वही काम करना है जो हमने पहले सीखा है। लेकिन अब यहां पे एक और मसला है, वो ये है कि पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था इसमें उसने x(1) की वैल्यू दे दी थी, तो हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब उसने हमें x(1) नहीं दिया, उसने हमसे पूछा है, बल्कि शो करवाया है कि जो आपकी रूट की वैल्यू है वो 1 और 2 के दरमियान में है। तो बेटा अगर आपने ये शो कर दिया है कि आपकी जो रूट की वैल्यू है वो 1 और 2 के दरमियान में है, तो आपने बेटा कुछ भी नहीं करना, x(1) कैसे निकालना है, x(1) आप फाइंड करोगे और वो फाइंड करना बहुत ही आसान है। x(1) विल बी इक्वल्स टू जिन दोनों वैल्यूज के दरमियान में आपकी रूट लाई करती है वो कौन सी है, 1 और 2, इन दोनों वैल्यूज को बेटा ऐड कर दो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो। यू ऐड दीज टू वैल्यूज एंड यू डिवाइडेड बाय 2, तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, x(1) विल बी इक्वल्स टू 1.5। ये आपकी फर्स्ट वैल्यू है जिसको हम लेके चलेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट। आगे चलते हैं, क्या होगा, वही काम करना है अब हमें। n इज इक्वल्स टू 1 प्लेस कर देंगे सबसे पहले, यहाँ पे आ गया x(2) इज इक्वल्स टू 2x(1) का क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 3x(1) का स्क्वायर माइनस 2। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो, क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी 2 इंटू 1.5 का क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1.5 का स्क्वायर माइनस 2। कैलकुलेटर में स्ट्रेट अवे टाइप कर दें इसको,
आए टाइप करते हैं, क्या होगा 2 इंटू 1.5 का क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1.5 का स्क्वायर -2। तो कितनी आ गई वैल्यू बेटा? दैट इज गोइंग टू बी 1.8। कितने डे उसने बताया हुआ है जी? अब उससे कहा है 4 डेसिमल प्लेस ईच आइटरेशन और फाइनल 2 पे। तो 4 डेसिमल प्लेस पे लिखो पहले तो, ठीक है जी। वो और से देखो। नेक्स्ट चलते हैं, n इज इक्वल्स टू 2 कर देते हैं, यहां पे आ जाएगा x(3) क्या होगा 2 इंटू 1.8421 होल क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाय क्या आता है? दैट इज गोइंग टू बी 1.7725। मैं स्ट्रेट अवे बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जब पहली वैल्यू ही निकालनी है तो देख लेना है फाइनल आंसर उससे क्या है 2 डेसिमल प्लेस, तो रिपीट होना तो दूर दूर तक अभी शुरू नहीं हुआ। 8-4 था और 7-7 था। अगले पे चलो। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं, पेपर में बेटा टाइम बचाना ये वाला लिखने की जरूरत नहीं होती, ये लिखना लाजमी होता है। तो पेपर में टाइम बचा लेना, ये बेशक मत लिखना, ठीक है, लेकिन ये वाला लिखना मस्ट होता है। तो मैं भी यहाँ पे ज़रा टाइम बचा रहा हूँ आप लोगों के लिए, पेपर में ये वर्किंग अलाउड होती है। x(4) दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1.7725 होल क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा? दैट इज गोइंग टू बी 1.7693। अभी अगर मैं 2 डेसिमल प्लेस को चेक करूं तो भाई दूर दूर तक कोई रेपिटेशन नहीं है। एक और निकालते हैं, क्या रेपिटेशन होनी शुरू हो गई है? तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या बनेगा? माई रूट आंसर विल बी 1.77। यहाँ पे अगर हम देखें तो 6 के बाद 9 है, तो राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट कहीं पे ख़त्म नहीं होगा, वो अपनी जगह पे। सो दैट बिकम्स द फाइनल आंसर फॉर अस। ओके जी बेटा, स्टेप बाय स्टेप चलें हम, एक स्टेप और आगे चलते हैं। अगर मैं एक रिकॉल लूँ, स्टार्ट कहाँ से हुआ था मेरा? स्टार्ट मुझे x(1) उसने दी, मैंने उसको यूज़ किया और अपनी रूट वैल्यू निकाली, ये थी जी मेरी रूट की वैल्यू, ठीक है। फिर मैं एक स्टेप और आगे गया, फिर मैंने क्या किया, एग्जामिनर ने मुझे भाई पहली 2 वैल्यूज दे दी, उसने कहा जी इनके दरमियान में कहीं ना कहीं रूट है। मैंने पहले तो शो करके उसको दिखाया, हाँ वाकई रूट इन दोनों के दरमियान में चेंज इन साइन हुआ। अब हम एक स्टेप और आगे चल रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है उसमें उसने क्या कहा है, कहता है ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अब वो कह रहे हैं फाइंड बाय कैलकुलेशन द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर बिटवीन विच रूट या अल्फा लाइज, राइट। ये जो अल्फा है ना, इससे परेशान नहीं होना, उसने लिख दिया है 1 रियल रूट डिनोटेड बाय अल्फा, अल्फा वो उस रूट को नाम दे रहा है। अब इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि भाई पहले वो पेयर ऑफ वैल्यूज बताओ जिनके दरमियान में आपकी रूट अप्लाई करती है। जैसे कि अगर आप देखो ना, मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, पहले में उसने वैल्यू बता दी थी, दूसरे में उसने क्या कहा कि ये पेयर ऑफ वैल्यूज है, इनके दरमियान में कहीं पे रूट है। अब इस क्वेश्चन में उसने वो पेयर ऑफ वैल्यूज ही नहीं बताई हुई, तो अब पहले हम उसको बताएंगे कि इन दोनों पेयर ऑफ वैल्यूज के दरमियान में आपकी रूट लाई करती है। अब वो करना किस तरह से है? बहुत आसान है। आपने बेटा क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को पकड़ना है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x⁻³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6। आपने बेटा 0 से स्टार्ट हो जाना है, x(0) प्लेस करो,
क्या आएगा -6। कॉन्सेप्ट जेन में वही रखना है कि जिन दोनों वैल्यूज के दरमियान में साइन चेंज होगा उन दोनों वैल्यूज के दरमियान में आपका रूट लाई करती है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से वैल्यूज यहां पे प्लेस करेंगे। 0 से मैंने स्टार्ट ले लिया, 1 प्लेस करता हूं मैं, क्या होगा हमारे पास 1 -1 -6, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या रह गया हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू -6। P ऑफ 2 फाइंड करो बेटा, क्या बनेगा 8 -4 -6, क्या होगा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू बी 8 -4 -6, कितना आ गया -2। 3 प्लेस करो, क्या आ गया +12। Now if you look upon one thing, यहाँ पे वैल्यू आ रही है -2, यहाँ पे वैल्यू आ रही है +12। क्या मैं कह सकता हूँ कि चेंज इन साइन कौन सी दोनों वैल्यूज के दरमियान में हुआ है, वो 2 और 3 के दरमियान में हुआ है। तो आई विल स्ट्रेट अवे राइट दैट चेंज इन साइन indicates that the root lies between 2 and 3। ठीक है जी, कुछ भी नहीं किया हमने, बारी बारी से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया है। अब x(1) अगर मुझे निकालना है तो वो x(1) कैसे होगा, इन दोनों वैल्यूज को ऐड अप कर दूंगा डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज गोइंग टू बी 2.5। इस वैल्यू को अब मैं ले लूंगा और मैं अपनी अल्टरनेटिव फॉर्मूले में प्लेस करके अपनी रूट की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। तो पॉइंट सिंपल है बेटा, अगर वो पहली वैल्यू खुद दे दे तो हम उसको स्ट्रेट अवे प्लेस कर देते हैं, अगर वो ना दे तो फिर पहले वो शो करवाएगा। अगर वो शो करवाता है तो वो कहता है कि जी इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में लाई करती है रूट, तो हम शो कर देंगे चेंज इन साइन। अगर वो दो वैल्यूज भी ना दे तो फिर आपने क्या करना है, पहले वो वाली दोनों वैल्यूज आपने फाइंड करनी है और फिर आप अपने क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। सबको ये पॉइंट क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, यहाँ पे उसने एक पार्ट हमें पूछा है और ये पार्ट वो अक्सर क्वेश्चंस में पूछता होता है। वो हमें कहना ये चाह रहा है, कहता है कि इन इफ़ आई लुक अपॉन दिस सेकंड पार्ट, इस पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे उसने हमें कहा है शो दैट इफ़ अ सीक्वेंस ऑफ द वैल्यूज गिवन बाय द अल्टरनेटिव फॉर्मूला इज दिस कन्वर्जेस देन इट कन्वर्जेस टू अल्फा। पहले इस क्वेश्चन को बेटा समझो, इस क्वेश्चन में उसने कहा क्या है। देखो आपके पास इक्वेशन थी x³ - x² - 6 = 0, उसने कहा है 1 रियल रूट डिनोटेड बाय अल्फा। अब हमने फर्स्ट पार्ट में उसने कहा बाय कैलकुलेटिंग अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बिटवीन अल्फा लाइज, तो वो हम लोगों ने सीखा कि भाई हम बारी बारी से वैल्यूज़ को प्लेस करेंगे, 0 किया, 1 किया, 2 किया, 3 किया। ये वाली सारी वैल्यूज़ मेरी नेगेटिव में आ रही थी, वेयर एज दिस वन इज़ पॉजिटिव। तो हमारे पास चेंज इन साइन इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में था, तो हमने कहा कि जी चेंज इन साइन इंडिकेट्स दैट द रूट लाइज बिटवीन 2 and 3। ठीक है, अब वो पॉइंट ये कहना चाह रहा है, वो आपसे ये जो सेकंड पार्ट है ना, पहले हम इसको समझते हैं व्हाट ही इज ट्राइंग टू से ओवर हियर। वो आपको बेटा यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि भाई आप जो रूट फाइंड करने इस क्वेश्चन में निकले हो, आपको हमने रूट फाइंड करने के लिए कहा है इस वाली इक्वेशन की, इस वाली। हम अल्टरनेटिव फॉर्मूला ये वाली इक्वेशन का बना रहे हैं और हम यूज भी इसको कर रहे हैं। तो वो पहले हमसे पूछ ही रहा है, उसने जो यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है ना, शो दैट if a sequence of the values given by the alternative formula converges then it converges to alpha। तो वो आपसे कहना ये चाह रहा है कि भाई पहले ये शो करके दिखाओ कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो इस पे कन्वर्ज हो सकता है, या फिर ये वाला जो हमारे पास फॉर्मूला है ये इधर कन्वर्ज होता है कि नहीं आता। बेसिकली कन्वर्जेंस का मतलब वो यहाँ पे ये आपसे पूछना चाह रहा है कि क्या ये दोनों फॉर्मूलाज एग्जैक्टली सेम हैं कि नहीं है।
अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करके अपनी रूट निकाल रहे हैं तो भाई वो इसकी रूट एक्चुअली में होनी चाहिए। तो पहले ये तो पता चले कि ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला एग्जैक्ट सेम है। अगर एग्जैक्ट सेम है तो हम कह सकते हैं हाँ ये जो रूट निकली है, बेशक आप इस फॉर्मूले से निकाल लो, बेशक आप इससे निकाल लो, वो रूट एग्जैक्टली सेम होगी, राइट क्योंकि एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे ये फॉर्मूलाज दोनों सेम हैं। तो इस पार्ट में वो हमें सिर्फ इतना कहता है कि भाई ये शो करके दिखाओ कि दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला आर एग्जैक्टली सेम। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, बहुत ही छोटा सा काम है, बहुत ईजी है। सबसे पहले व्हाट यू गोइंग टू डू इज दैट यू आर गोइंग टू पिक दिस फॉर्मूला। आप ये वाले फॉर्मूले को पकड़ोगे, ठीक है, इसको किया कॉपी, इधर लाके कर दिया पेस्ट, ठीक है जी। अब इस फॉर्मूले में जहाँ पे n और n+1 है, इनको आपने रिमूव कर देना है, खाली x लिख देना है इसकी जगह पे। नॉट n लिखेंगे, खाली x ओवर ये आ गया। ठीक होगी बात बेटा? मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये जो n और n+1 लिखे हुए इनको है सिंपली इग्नोर्ड। अब ये जो अंडर रूट है इसको अगर मैं इक्वल्स टू के इस तरफ शिफ्ट करूं तो कहना है राइट दैट दिस इज गोइंग टू बी x² इज इक्वल्स टू x+6 डिवाइडेड बाय x। लिख सकता हूं बेटा मैं यहाँ से? फर्दर सॉल्व करते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी x² इज इक्वल्स टू x बीइंग माय एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा x² + 6। Now if I shift this to this side तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, x³ is equals to x² - 6। Now if I shift this whole term to this side तो क्या बन जाएगा मेरे पास, this is going to be x³ - x² + 6 equals to 0। So if I look upon one thing, क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ बेटा कि ये वाली जो इक्वेशन हमने सॉल्व करके की और ये वाली जो इक्वेशन है, these equations are exactly same, है ना? तो पॉइंट समझें, पॉइंट ये है कि आप अगर इस वाले फॉर्मूले को यूज करके रूट निकालते हो तो वो इवेंचुअली रूट इस फॉर्मूले की भी आएगी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला हमारे पास है और ये वाला जो फॉर्मूला है, दे आर एग्जैक्टली सेम, राइट? ये एग्जैक्टली सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बेशक आप रूट जो है इस फॉर्मूले को लेके निकालो, बेशक आप रूट इस फॉर्मूले को लेके निकालो, हमारे पास रूट एट द एंड ऑफ द डे दोनों सेम ही फॉर्मूले की आएंगी क्योंकि ये फॉर्मूलाज हैं ही सेम। ठीक होगी बात बेटा? जल्दी से नोट डाउन कर लें। Now the point is बेटा, the other type of question जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में एग्जामिनर हमें देता है वो ये होता है कि एक तो हम लोगों ने सीख लिया कि भाई न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में हम फाइंड किसको करना चाह रहे हैं, वो हम लोगों ने रूट वाला कॉन्सेप्ट सीख लिया, राइट? देयर इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जामिनर हमें देता है और वो इस तरह के हैं, और इन क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें करता क्या है, देखो बेटा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का जो फर्स्ट पार्ट होता है ना उसमें एग्जामिनर बहुत डिफरेंटली प्ले करता है। फर्स्ट पार्ट्स के अंदर वो आपको ग्राफ भी ड्रॉ करने के लिए कह सकता है, उसको भी देखना है हमें। वो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको डिफरेंशिएशन भी करने के लिए कह सकता है, फर्स्ट पार्ट में वो इंटीग्रेशन भी करने के लिए कह सकता है, और फर्स्ट पार्ट में वो सर्कुलर मेजर जो कि आप लोगों ने A1 में पढ़ा हुआ है, राइट, वो भी आपके पास उससे रिलेटेड भी दे देता है। अब ये जो फर्स्ट पार्ट है इट हैज नथिंग टू डू विद द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन या अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन इज इन द थर्ड पार्ट, राइट, और अदर द सेकंड वन। फर्स्ट पार्ट में वो हमसे इक्वेशंस प्रूव करवाता है और वो इक्वेशन प्रूव करवाने का अल्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं है। अब वो किससे दे दे ये एग्जामिनर की अपनी मर्जी है,
ठीक है। तो इसके लिए यू हैव टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ योर डिफरेंशिएशन, यू हैव टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, और व्हेन आई से इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो सब आएगा। ही कैन गिव यू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एज वेल, ही कैन गिव यू द इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन, ऑल दैट स्टफ। डिफरेंशिएशन में भी प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, ट्रिग्नोमेट्री, सबकी डिफरेंशिएशन वो दे सकता है, ठीक है। तो अब आए जरा सॉल्व करते हैं। उसने हमें कहा क्या है, कहता है डायग्राम शोज द कर्व, ये आपके पास बेटा एक कर्व है, y is equals to x cos 2x, ठीक है। कहता है the point m is the maximum point, ठीक हो गया। show that x coordinate of the m satisfies this equation। satisfies this equation का मतलब क्या हुआ बेटा, कि आपको ये शो करना है कि आपके पास ये जो ग्राफ है उसकी ये इक्वेशन बननी चाहिए, राइट ये हमें शो करना है। आए करते हैं, क्या होगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूँ, दिस इज y इज इक्वल्स टू x cos ऑफ 2x, ठीक है। अब ये जो m है ये उसने बता दिया मैक्सिमम पॉइंट है। अगर हम मैक्सिमम पॉइंट की बात करें, मैक्सिमम पॉइंट हमेशा स्टेशनरी पॉइंट होता है, और स्टेशनरी पॉइंट पे dy ओवर dx दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 0, क्योंकि उसने खुद लिख दिया है कि ये आपके पास एक स्टेशनरी पॉइंट है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मेरे पास दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आई कैन सेफली से दैट दिस इज गोइंग टू बी माई u एंड दिस इज गोइंग टू बी माई v। तो अगर मैं u इज इक्वल्स टू x कहता हूँ और v इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2x कहता हूँ, तो आई कैन सेफली राइट दैट du ओवर dx किसके बराबर होगा, दैट इज गोइंग टू बी 1, और इधर dv ओवर dx वो किसके बराबर होगा, cos 2x है। इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, एंगल का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई होता है 2, cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन 2x, ठीक होगी बात बेटा। नाउ इफ आई अप्लाई प्रोडक्ट रूल ओवर हियर, क्योंकि दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, dy ओवर dx दैट इज बीन मल्टीप्लाइड, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी cos ऑफ 2x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस x मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 साइन 2x, राइट जी। सिंपल प्रोडक्ट रूल लगाया। नाउ इफ आई सॉल्व दिस फर्दर, दिस इज dy ओवर dx इज इक्वल टू cos ऑफ 2x माइनस 2x साइन ऑफ 2x। तो यहां तक तो हम पहुंच गए, लेकिन हमें ये वाली इक्वेशन बना के एग्जामिनर को देनी है। तो हमें एक बात पता है कि भाई हम स्टेशनरी पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट को ढूंढने निकले थे, तो डेरिवेटिव उस पर 0 होता है। सो दिस इज गोइंग टू बी cos ऑफ 2x माइनस 2x साइन ऑफ 2x, ठीक होगी बात। नाउ इफ आई वांट टू सॉल्व दिस फर्दर, इसको यहां से मैं पिक कर लेता हूं सारी वर्किंग को, और इधर नीचे ले आते हैं। So if I solve this further, this goes towards this side, this is going to be 2x sine of 2x is equals to cos of 2x, right? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, साइन 2x को मैं इधर ही रहने दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाय cos of 2x आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या रह जाएगा हमारे पास, इधर 2x भी लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या चीज़ बच जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 1, right? Now if you look upon it, sin 2x divided by cos 2x that is always equals to क्या होता है, yes, is equals to 1. So can I say that this is my answer over here? क्लियर होगी बात बेटा? जल्दी से नोट डाउन कर लें इसको।
Have you written? Yes, done. Okay. Now the question is not finished yet. अभी हमने सिर्फ फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन शो किया। अब वो अगर आप नेक्स्ट पार्ट पढ़ो बेटा तो उसमें उसने कहा है द इक्वेशन इन पार्ट वन कैन बी रीअरेंज टू फॉर्म दिस। अब ये जो बात उसने लिखी है ना, इसका मतलब कुछ और नहीं है, उसका मतलब यही है कि भाई ये वाली जो आपके पास इक्वेशन है ना, इसको पहले इसमें ट्रांसफॉर्म किया गया और इधर से हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, मतलब कहने का उसका यही है कि भाई ये वाली जो इक्वेशन है और ये वाली जो इक्वेशन है ये एक ही है। ठीक है, अब वो कहते हैं यूज दिस अल्टरनेटिव फार्मूला। अब यहाँ पे उसने इसको अल्टरनेटिव फार्मूला बना दिया है। कहता है विद एन इनिशियल वैल्यू एक्स ऑफ वन इज इक्वल टू 0.4 टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एम करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस गिविंग योर आंसर टू द अल्ट्रेशन 4 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा, अब इसमें ना आप लोगों के ज़हन में एक बात आती है कि सर आपने तो कहा था कि अल्ट्रेशन से हमें रूट मिलती है। बेटा देखो, स्टेप बाय स्टेप चैप्टर को समझते होते हैं। पहले हम लोगों ने नो डाउट बात की कि रूट कैसे फाइंड करनी है, फिर अल्ट्रेशन रूट के अलावा हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी दे देता है। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि अगर दो ग्राफ हैं, दो ग्राफ आपस में अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आपको मिल जाता है बाय द अल्टरनेटिव फार्मूला। इसी तरीके से याद रखिएगा, एक्स एक्सिस पे कोई भी वैल्यू आपको निकालनी है, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ये निकालना है या आपने रूट निकालनी है या कोई भी वैल्यू निकालनी है, तो अल्टरेशन कैन हेल्प यू आउट विद दैट, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये अल्टरेशन फार्मूला यूज करेंगे। द फार्मूला इज x of n plus 1 is equals to 1 over 2 tan inverse 1 divided by 2 x of n, राइट। x of 1 उसने दे दिया है, हम ये फॉर्मूले को यूज करेंगे टू फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। तो x of 1 हमारे पास आ चुका है बेटा। कैलकुलेटर को जरा हाथ में पकड़ लें, आपने वैल्यूज बताते जाने मुझे। n इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करते हैं, क्या बनेगा, x ऑफ 2 आ जाएगा, n प्लस 1 है तो 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 ओवर 2 ये आ गया। x ऑफ 1 की वैल्यू मेरे पास है 1 ओवर 2 1 डिवाइडेड बाई 2 इनटू यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं 0.4 एंड आई क्लोज द ब्रैकेट। जल्दी से बताओ x ऑफ 2 क्या आता है। कितने डेसिमल प्लेस था? इट वॉज 4 डेसिमल प्लेसेस। 25.6701। नो, अब एक चीज बेटा याद रखिएगा, ये अपने पास की नोट कहीं पे लिख लें, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये तीनों के तीनों चैप्टर्स रेडियंस में जाते हैं, राइट। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन भी और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चार चैप्टर जो है ना ये रेडियंस में जाएंगे हमेशा। क्या आती है वैल्यू बेटा, 0.4480। ठीक हो गया। x ऑफ 3 पे चलते हैं, 1 ओवर 2 tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.4480। जी बताओ कितना आता है। 0.4201। अब उसने हमें कहा है कि जी 2 डेसिमल प्लेस में आंसर देना है, तो 2 डेसिमल प्लेस में अगर मैं देखूं यहाँ पे अभी कोई रेपिटेशन होना शुरू नहीं हुई है, राइट। मैंने कहा था फर्स्ट वैल्यू जब निकालो ना तब से ही देखना शुरू कर दिया करो। सो x ऑफ 4 पे चलते हैं, क्या आता है, 0.4360। नाउ आई कैन सी दैट नो रेपिटेशन, दूर दूर तक कुछ नहीं है। x ऑफ 5 पे भी जाना पड़ेगा, क्या आता है, 0.4260।
ठीक है, अभी भी कुछ रेपिटेशन का नहीं पता चल रहा, राउंड ऑफ करके हो सकता है लेकिन हम कंफर्म होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं x(6) निकालूं, कितना आता है? 0.4321. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो रेपिटेशन किस तरह से हो रही है, देखो 4 3 है, ये 4268 है, जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो 4 3 बन जाएगा, और ये ऑलरेडी 4 3 आगे 2 1 है। तो आई कैन सेफली राइट इट ओवर हेयर कि मेरे पास जो x कोऑर्डिनेट बनेगा of m, that is 0.43. That's the answer. ठीक होगी बात बेटा? तो पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि पहले हम लोगों ने आइट्रेशन सीखी, अब हम लोग क्या कह रहे हैं, इसके जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें आई कांट टेल यू या नोबडी कैन टेल यू कि बेटा वो इससे क्वेश्चन देगा, ये एग्जामिनर ने अपने पास रखा हुआ है। ही कैन गिव यू डिफरेंशिएशन, ही कैन गिव यू इंटीग्रेशन, ही कैन गिव यू सर्कुलर मैया, वो सब है। तो हमने अब उस पे प्रैक्टिस करने हैं। आइल्ट्रेशन मेथड यही है कि भाई आंसर आएगा उसको वापस प्लेस करना है। आइल्ट्रेशन चैप्टर बजाते खुद चैप्टर बहुत आसान है, क्योंकि उसके अंदर कोई मेथड एज सच यही है और इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन उसमें जब वो रिलेट करता है विद द प्रीवियस, दैट मेक्स द थिंग व्हिच इज गोइंग टू बी क्वाइट डिफिकल्ट। वो बन सकता है, वो आपको किसी भी तरीके से दे सकता है। ठीक है जी, जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा। ओके, नाउ द पॉइंट इज, अगर हम इस क्वेश्चन पे आए तो दिस इज द हार्डेस्ट क्वेश्चन एग्जामिनर कैन गिव यू एज फार एज द सर्कुलर मेजर इज कंसर्न विद इन आइट्रेशन, राइट। इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया ही नहीं अभी तक। ठीक होगी बात? सो द पॉइंट इज दैट आई ऑलवेज रिकमेंड माई स्टूडेंट्स दैट whenever you get this type of question, please read the statement very carefully, right? In your question there will be a key statement जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है, ब्लाइंडली फॉलो करना है, आपका प्रूव हो जाएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहते हैं इन द डायग्राम A is the point on the circumference of the circle with the center O and the radius R। ठीक है, कहता है a circular arc with the center A meets the circumference at B and C। ठीक होगी बात, नज़र भी आ रहा है हमें। ठीक है, उसके बाद उसने हमें क्या कहा है, कहता है द एंगल AOB इज़ थीटा रेडियंस। अच्छा, अब उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि भाई हमारा जो एंगल AOB है दैट इज़ इवेंचुअली थीटा रेडियन, वो उसने हमें बता दिया। फिर वो कहता है द शेडेड रीजन इज बाउंडेड बाय द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, द आर्क विद द सेंटर A ज्वाइनिंग BC, the area of the shaded region is equals to the half the area of the circle। as I said, key statement, इस क्वेश्चन की जो की स्टेटमेंट है ना बेटा वो ये है, हमें इस की स्टेटमेंट को ब्लाइंडली फॉलो करना है, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पे ये है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट आइडेंटिफाइड दिस क्वेश्चन रॉन्ग। उन्होंने ना इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई ही गलत किया, जिसकी वजह से फिर उनको मसले मसाइल हुए, राइट। अब इधर अगर मैं देखूं तो एक मेरा जो सेक्टर बनता है ना बेटा, वो कौन सा बनता है, जिसका सेंटर आपके पास A है, यहाँ से मैं यूं जाऊं, यहाँ से मैं यूं जाऊं, एंड दिस, ये एक सेक्टर है। ठीक होगी बात? दूसरा जो मेरे पास सेक्टर बनता है वो कौन सा बनता है, जिसका सेंटर आपके पास O है, ऑल द वे अराउंड A, ऑल द वे अराउंड B, और ये वाला इधर से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो उधर वाला भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये रेड वाला नज़र आ रहा है सेक्टर, इस रेड वाले में अगर मैं ये सेगमेंट का एरिया, ये वाला और ये वाला, ये सेगमेंट के एरियाज को ऐड अप कर दूं ये रेड वाले सेक्टर में, तो मेरा क्वेश्चन
प्रूव हो जाएगा। यहाँ तक आप मेरे साथ एग्री करते हो? Yes. ओके, नाउ फॉरगेट अबाउट दिस कंप्लीट फिगर। ये जो रेड वाला हमारे पास है, इसको मैं फॉर द टाइम बीइंग इरेज आउट कर रहा हूँ, एंड लेट्स जस्ट फोकस हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। सेगमेंट मैं किसे कह रहा हूँ बेटा? सेगमेंट मैं इस वाले को कह रहा हूँ, ठीक है? तो एरिया मैं ब्लू से ही सॉल्व कर रहा हूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब इसमें एक चीज़ अगर मैं समझ लूँ कि भाई ये एक का निकल आया तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके दोनों आ जाएंगे। यहाँ तक भी एग्री करते हो मेरे साथ? So let's focus on calculating the one. If I want to calculate the area of this segment, can I say that area of sector minus sector का चलो लिख भी देते हैं, OAB minus area of triangle, कौन सा वाला? AOB वाला। ठीक होगी बात बेटा? अब मसला है यहाँ पे, आई नीड दिस एंगल, मुझे ये एंगल चाहिए, वो है नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, ये थीटा है तो ये भी आपके पास थीटा होगा। एग्री करते हो मेरे साथ? अच्छा, अब कैन आई से दैट दिस एंगल इज गोइंग टू बी पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? Sorry, not pi, my bad. It is going to be theta plus O कह देता हूँ मैं इसको, equals to pi. तो यहाँ से O मेरे पास एंगल कितना बन गया? That is going to be pi minus 2 theta. ठीक होगी बात? ये भी निकल आया। Now the point is, सबसे पहले area of this segment वो कैसे होगा? Area of this segment will be straightforward, which is going to be 1 over 2 थीटा आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है? पाई माइनस 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर। यहाँ तक एग्रीड है? ओके, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 1 over 2 ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ सी होता है ना बेटा, मल्टीप्लाई बाय आर इंटू साइन ऑफ पाई माइनस 2 थीटा। यहाँ तक एग्रीड है? ओके, नाउ एक सिंप्लीफिकेशन और करते हैं। 1 over 2 पाई माइनस 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर माइनस 1 over 2 आर स्क्वायर साइन ऑफ पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब अगर मैं क्वेश्चन में जो प्रूव करना है उसमें देखूँ ना बेटा, तो मेरे पास जो भाई प्रूव करना है, देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो चीज़ आपको प्रूव करनी है ना इस चैप्टर में उसको कॉन्स्टेंटली देखा करो। बल्कि कहीं पे भी आपको प्रूफ का क्वेश्चन आ जाए ना, हर स्टेप पे 1 सेकंड रुक के ना देखा करो भैया आपको बनाना क्या है। इन देखो हमने आपको आंसर बता दिया होता है, आपको वो चीज़ लेके आनी है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो cos 2 थीटा लिखा हुआ है, sin 2 थीटा लिखा हुआ है, लेकिन मेरे पास जो वर्किंग अभी तक बनी है उसमें साइन ऑफ पाई माइनस 2 थीटा आ रहा है। इसको कैसे डील अराउंड करना है, दैट इज द मेन जॉब ऑफ दिस क्वेश्चन, जहाँ पे बच्चे परेशान हुए। बहुत आसान है, कैसे करना है की नोट करके मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। की नोट, हम ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी पढ़ के आते हैं बेटा, साइन ऑफ ए माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। पढ़ते हैं ना हम? अच्छा, हम इस चीज़ ये वाली आइडेंटिटी इधर अप्लाई करेंगे, क्या बनेगा? साइन ऑफ पाई माइनस 2 थीटा इक्वल्स क्या होगा बेटा? साइन ऑफ पाई कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस कॉस ऑफ पाई साइन ऑफ 2 थीटा। तो अब ज़रा जल्दी से अपना कैलकुलेटर पकड़ें और साइन पाई की वैल्यू देखें, क्या आती है? 0। तो ये वाली टर्म जो होगी वो पूरी की पूरी 0 पे चलेगी। सो कैन आई से वन थिंग कि साइन ऑफ पाई माइनस 2 थीटा दैट विल बी इक्वलेंट टू क्या बन जाएगा?
कॉस पाई की वैल्यू देखो अपने कैलकुलेटर से, -1। यस -1, तो ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, सो वी आर लेफ्ट विद साइन ऑफ 2 थीटा। अब ये जो है इसको हम अपने उस जगह पे लिख देंगे, यहाँ पे आप लोगों ने गलती की है पेपर में, ठीक है। तो आया ज़रा सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं बनेगा क्या। सो दिस इज गोइंग टू बी 1/2 पाई -2 थीटा मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन 2 पाई माइनस उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, अभी हमने कंक्लूड आउट किया है, दैट इज गोइंग टू बी साइन ऑफ 2 थीटा। एक वर्किंग स्टेप मैं अभी और भी कर सकता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी 1/2 को कॉमन ले लूँ मैं विद आर स्क्वायर, तो पाई -2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये मेरा क्या है, दैट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। यहां तक क्लियर है बेटा? जल्दी से इतना नोट डाउन करें फिर आगे चले, अभी क्वेश्चन तो शुरू हुआ है, अभी बहुत लंबा है। मैंने इधर तक कर लिया था। ओके फेयर एनफ, शाबाश। ओके जी, अब हम आगे चलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे पास सेगमेंट का एक का है, मेरे पास इस तरह के 2 सेगमेंट है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, मल्टीप्लाई बाय 2, तो आई कैन कैंसिल दिस विद दिस, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर पाई -2 थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा, and that is the area of both the segments, area of 2 segments। ठीक होगी बात? अच्छा, अब आते हैं फिगर पे वापस। ये वाले जो 2 सेगमेंट्स हैं, वी आर डन विद दैट, इनका तो भाई हमने एरिया निकाल लिया। अब जो चीज़ बच गई उस पे चलते हैं। लेट मी इसको यहाँ से करके यहाँ पे लिख देता हूँ और ये मैं मिटा देता हूँ, हमने इसको समझ लिया, ठीक है। अब जो दूसरा एरिया मुझे चाहिए वो चाहिए बेटा ये वाले का, नेक्स्ट जो एरिया हमें चाहिए वो चाहिए ये वाले सेक्टर का। ये वाले सेक्टर का एरिया मेरा निकल आए, आई विल बी सिंपली एडिंग अप टू द एरिया ऑफ द सेगमेंट्स, तो मेरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इस पे बात करनी है, अब फोकस सारा का सारा ना हम इस पे ले आते हैं, और मैं पिंक से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ से ये, यहाँ से ये और ये, ऑल द वे अराउंड दिस। अब इस सेक्टर में बेटा एक मसला है, वो मसला ये है कि ये जो सर्कल है ना उसका रेडियस आपके पास r था, ये जो सेक्टर है जो पिंक वाला है इसके रेडियस की अगर मैं बात करूँ ना तो इसका रेडियस कौन सा वाला बनेगा, इसका रेडियस आपका यहाँ से लेके बेटा ये वाला बनेगा। हमारे पास ये वाली लेंथ ही नहीं है, ए सी कह सकता हूँ मैं या फिर ए बी, दोनों में से कोई भी निकला है। ये जो मेरे पास लेंथ है ए से बी वाली, ये इवेंचुअली मेरा जो पिंक वाला सेक्टर है उसकी क्या है, रेडियस है। एग्री करते हो मेरे साथ? सो माई जॉब नाउ इज टू फाइंड द लेंथ ए बी। अब फोकस ऑन द ट्राइंगल ओ, फोकस करो ट्राइंगल ओ ए बी, इस वाले ट्राइंगल पे फोकस करो। क्या मैं यहां पे एक चीज देख सकता हूं कि मेरे पास ये रेडियस आर गिवन है, ये रेडियस आर गिवन है, बीच वाला जो एंगल है वो मैंने फाइंड कर लिया। तो अगर 2 साइड्स और उनके दरमियान वाला एंगल गिवन हो और मुझे ए बी वाली लेंथ फाइंड करनी हो तो क्या लगता होता है, ओ लेवल्स पे पढ़ते हैं हम, कौन सा रूल? यस, वी हैव टू अप्लाई कोसाइन रूल टू फाइंड ए बी। आए फाइंड कर लेते हैं, बहुत आसान है। क्या बनेगा बेटा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू आर इंटू कॉस ऑफ पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, एक वर्किंग स्टेप यहां पे और लेते हैं, वो क्या होगा, थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर
माइनस 2r² कॉज ऑफ पाई माइनस 2 थीटा। अब अगेन हम यहाँ पे रुकते हैं और हम चलते हैं जो आंसर प्रूव करना है। हमें जो प्रूव करना है बेटा, उसको गौर से अगर मैं देखूं तो भाई मेरे पास है कॉज ऑफ 2 थीटा। दिस इज व्हाट आई हैव टू प्रूव। मेरे पास जो सोल्यूशन बन रहा है उसमें क्या लिखा हुआ है, कॉज ऑफ पाई माइनस 2 थीटा। हाउ टू गेट रिट विद दिस, कैसे डील करेंगे इसको, सोचे। Compound angle. यस, वी हैव टू अप्लाई कंपाउंड एंगल। अब कॉस का लगाएंगे, कॉज ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर होता था, कॉज ऑफ ए कॉज ऑफ बी, माइनस है तो प्लस आएगा, साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। ठीक होगी बात। अब क्या बनेगा हमारे पास, हमारे पास जो है दैट इज कॉज ऑफ पाई माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू कॉज ऑफ पाई कॉज ऑफ 2 थीटा प्लस साइन ऑफ पाई साइन ऑफ 2 थीटा। अब अगर हम कॉस को देखें तो कॉस हमारे पास किसके बराबर होता है, -1. यस ये आ गया जी -1, और साइन पाई 0 होता है तो ये तो 0 पे चला गया। सो आई कैन सेफली राइट ओवर हेयर कॉस ऑफ पाई माइनस 2 थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। सबको एग्रीड है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता है। लेट्स सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर। क्या बनेगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r² माइनस 2r²। इंस्टेड ऑफ दिस थिंग क्या बनेगा हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी माइनस कॉज ऑफ 2 थीटा। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r² माइनस और अदर प्लस 2r² कॉज ऑफ 2 थीटा। नो नीड टू टेक द अंडर रूट, अभी बताता हूँ क्यों नहीं लेना। यहाँ तक एग्रीड हो बेटा मेरे साथ, जी. ओके जल्दी से इतना नोट डाउन कर लें। मैंने ना cos rule apply किया था, लेकिन मैंने दूसरी तरह से apply किया था. कैसे दूसरी तरह से, मैंने basically theta को angle ले लिया था और एक r को side ले ली थी. वो आप लोग जो थीटा वाला कोसाइन रूल लगाते हो ना, मैं उसको रिकमेंड करता नहीं हूँ, उससे फिर गलती होती है, इसलिए आई ऑलवेज रिकमेंड कोसाइन रूल लाइक दिस। ठीक है. ठीक है, नोट डाउन हो गया, बस एक मिनट. जी जी कर लें। ठीक है, हो गया. ओके अब अगर मैं आगे चलता हूँ, आई वॉज सपोज टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, द पिंक वन, राइट। लेट्स गो बैक टू दैट। तो एरिया ऑफ दिस सेक्टर कैसे आएगा, सेक्टर कौन सा वाला, ए बी सी, ठीक है। हाउ टू फाइंड दैट, फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 1/2 थीटा आर स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से अब गौर से देखो, थीटा कौन सा बनेगा, वहाँ पे भी मसला है ना, ये अगर थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, पूरा एंगल कितना बन जाएगा बेटा, दैट इज गोइंग टू बी 2 थीटा, ठीक है। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट इट 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय रेडियस इसका क्या है, ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर भी कह सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। So now if I cancel this with this, so I will be left with theta multiplied by AB का square. I have already calculated the value of AB का square. चुप करके यहाँ पे हम इसको substitute कर देंगे, ठीक है। That's why I was saying under root नहीं लेना, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से AB का square मिटा रहा हूँ, multiply by theta यहाँ पे आएगा, and I have to place it in the bracket, ठीक होगी बात। So let's multiply, this is going to be 2 theta r square plus 2 theta r square cos of 2 theta, and that is the area of my sector, ठीक है. okay। So this is the area of my sector, I need this,
एंड अलॉन्ग विद दैट मेरा एरिया ऑफ दिस सेगमेंट ये रहा, इन दोनों को मैं ऐड अप करूंगा तो मेरे पास अपना एरिया ऑफ द शेडेड रीजन पर मिलेगा। तो इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं, कॉपीड, ये वाला सेक्टर का एरिया पिंक वन इसको ले आते हैं, और दो जो हमने सेगमेंट्स के एरिया निकाले थे इनको भी पकड़ लेते हैं इधर, और इन दोनों को मुझे आपस में क्या कर देना है, ऑल आई हैव टू डू इज दैट सिंपली ऐड देम। आइए सॉल्व करते हैं। दिस इज 2 थीटा आर स्क्वायर प्लस 2 थीटा आर स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस, अच्छा ये मैं आर को इधर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर भी और इधर भी, सो दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस 2 थीटा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक होगी बात? जी। ओके, अब अगर मैं यहाँ से सॉल्व करना शुरू करूँ तो आई कैन सेफली डू वन थिंग, दिस एंड दिस कैन बी कैंसल्ड आउट, सो व्हाट आई एम लेफ्ट विद इज पाई आर स्क्वायर प्लस 2 थीटा आर स्क्वायर कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा। ये मेरे पास किसका है, दैट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड region, but that is not the answer yet, right? क्यों आंसर नहीं है? हमें ये वाली इक्वेशन उसको बना के देनी है। अब की स्टेटमेंट, मैं हमेशा कहता हूँ भाई की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने की स्टेटमेंट में कहा है द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ द सर्कल। तो हम एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकाल चुके हैं, पहले लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन equals to half the area of the circle. तो क्या बनेगा, this is going to be pi r square plus 2 theta r square cos of 2 theta minus r square sin 2 theta equals to 1 over 2 pi r square। ठीक है बेटा? अच्छा, नाउ वी आर सपोज टू सॉल्व दिस। अब करते हैं इसको सॉल्व। क्या बनेगा हमारे पास, इफ आई वांट टू सॉल्व दिस, पहले तो आर स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। यस, तो वो क्या बनेगा हमारे पास, सबसे पहले आर स्क्वायर को कॉमन लिया, पाई प्लस 2 थीटा कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा equals to 1 over 2 pi r square। straight away cancel this with this, इस 2 को उठा के उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं साइन 2 थीटा को पहले लिख रहा हूँ, एग्रीड हो गया। लेट्स मल्टीप्लाई विद दिस 2 एज वेल, सो 2 पाई माइनस 2 साइन 2 थीटा प्लस 4 थीटा कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू पाई, राइट? सॉरी। अब हम देखते हैं भाई हमें सब्जेक्ट किसको बनाना है। अब अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे आऊँ तो आई कैन सेफली सी वन थिंग कि भाई कॉस 2 थीटा सब्जेक्ट बनना चाहिए। तो कॉस वाली टर्म को बेटा इधर ही रहने देते हैं, बाकी सबको उधर शिफ्ट कर देते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 4 थीटा कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस 2 पाई, ये जब उधर गया ये माइनस था, उस तरफ जाके प्लस होगा 2 sin 2 theta। So now this is going to be 4 theta cos 2 theta equals to 2 sin 2 theta, pi minus 2 pi, that is going to be minus pi, right? अब cos 2 theta को सब्जेक्ट बनाते हैं और 2 sin 2 theta minus pi डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास 4 थीटा।
So that leads us to the final answer. ठीक है. That's the answer for this. Clear है जी? Now the point is, we solved it, right? हमें इसको solve करने में we took 25 minutes or other 20 minutes. अब पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है? फर्स्टली जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, देखो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है. 5 मार्क्स का प्रूव दैट का जो क्वेश्चन होता है ना, वो समझ आ जानी चाहिए आपको मार्क्स से देख के कि दैट इज समथिंग विच इज एग्जामिनर वॉन्ट्स यू टू पुट योर ब्रेन, राइट. आपको 5 मार्क का अगर वो प्रूव दैट का क्वेश्चन दे रहा है ना, तो बेटा वहीं पे समझ जाना कि वो आपसे आपका दिमाग यूज़ करवाने वाला है इस क्वेश्चन में. तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि देखो प्रूफ दैट का क्वेश्चन जो होता है ना, वो ट्रबल मेकर बन जाता है. उसकी रीज़न ये है, अगर तो आपसे प्रूफ हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर जाता है. अगर आपसे ना हो तो फिर आप पेपर में शटर डाउन भी होते हो, क्योंकि आपको पता चल रहा होता है कि भाई अब मेरे ये नंबर जा रहे हैं. ठीक है, तो मैं इसमें हमेशा रिकमेंड करता हूँ, स्पेशली P3 में, P1 की बात नहीं कर रहा मैं, P3 में स्पेशली रिकमेंड करता हूँ कि भाई अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना तो उसको एंड के लिए रख दो. ठीक है, ये ना हो कि आप इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगा दो कि आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, वेक्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके जो सवाल हैं वो इफेक्ट हो. अक्सर बच्चे होते हैं वो प्रूफ के अंदर इतना टाइम लगा रहे होते हैं क्योंकि उनको पता होता है भाई आंसर तो ये है, और अगर उनसे नहीं निकल रहा होता वो उसको क्रॉस करते हैं, दोबारा करते हैं, फिर उसको क्रॉस, इसमें इतना टाइम लगा देते हैं, उसकी वजह से फिर उनके जो बाकी क्वेश्चन होते हैं वो इफेक्ट होते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ वॉट आई रिकमेंड माई स्टूडेंट्स फॉर दैट.